हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हमारे ब्रेन ट्रेन। अब बच्चा हमने जूलॉजी में जो आगे पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करा था। तो बच्चा हमने हमारे जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर अपना एक अमेजिंग सा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवाया था, जो आपके एनसीईआरटी का 16वां चैप्टर है। ठीक है बच्चा, तो अपन उसी के आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो आप आज इसी के आगे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो आपके 11th क्लास के जो चैप्टर्स थे, है ना, और उसमें मैंने आपको सभी में एक बार डिटेल बता दिया था कि 11th क्लास के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा था। ठीक है बच्चा, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि सारे ऑर्गन सिस्टम, जिसमें मैंने बेसिक बताया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि अपन जो पढ़ेंगे वो ऑर्गन सिस्टम के, यानी ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम के बारे में अपन ने डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें अपन ने पहला स्टार्ट करा था डाइजेस्ट सिस्टम में। अब जब अपन ने ये स्टार्ट करा था तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स टर्म भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी कि आपसे पूछ लेते हैं कि मैंने आपको ऑर्डर भी बताए थे कि किसके बाद कौन सा आता है, दैन किसके बाद कौन सा आता है, ठीक है ना, जिसमें अपन ने इसे प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करी थी। तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको एक और चीज़ बता देते हैं, आप लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ और फिर अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पहले बोली थी कि मैं जो भी आपको बताऊंगी वो आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लेक्चर देखो, तो अगर आपने 11th की बुक ले ली हो तो प्लीज़ एक बार अपने इस चैप्टर को एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, अपन ने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी, डाइजेशन का मतलब बताया था, एब्जॉर्प्शन का मतलब भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है बच्चा, अब देखो बच्चा क्या होता है कि आपको अपन ने जब स्टार्ट करा था तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि अपन पहले क्या करते हैं, खाने को मुँह में लेते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है ना, फिर खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको एक्चुअली में समझाया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन बच्चा? डाइजेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को, या कॉम्प्लेक्स फूड जो आप खा रहे हो, बाहर से जो भी आप खाना खाते हो, वो कॉम्प्लेक्स मटीरियल है। आपकी सेल उस कॉम्प्लेक्स मटीरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, नहीं जानती आपकी सेल आप उस कॉम्प्लेक्स मटीरियल को। तो बच्चा कॉम्प्लेक्स मटीरियल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना किसकी मदद से, अपन ने देखा था एंजाइम की मदद से। तो ये जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से तोड़ना, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन डाइजेशन एक्चुअली में। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया आपको? अच्छा, एक चीज़ और बताया था डाइजेशन के बाद, उसके बाद क्या होता है, जब डाइजेस्ट यानी कोई हर चीज़ जब कॉम्प्लेक्स चीज़ जब सिंपल फॉर्म में बदल जाती है, तो वो सिंपल फॉर्म अब क्या होती है, इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है। कैसे होगी वो अपन आगे देखेंगे। एब्जॉर्ब होने के, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि वो भी इंटेस्टाइन में है, अभी उसको ब्लड में लेकर आना है, तो इंटेस्टाइन क्या कराएगी, एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड के अंदर डालती रहेगी, ब्लड में डालती रहेगी। क्यों ऐसा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा अभी डाइजेस्ट हुआ है, अभी खाना सिर्फ डाइजेस्ट हुआ है और एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन अभी तक मेरी कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। क्यों ख़त्म नहीं हुई? क्योंकि मुझे उस खाने को कहाँ पहुँचाना है, मुझे उस खाने को अपनी हर एक सेल के, अपनी बॉडी की हर एक सेल तक पहुँचाना है। तो बच्चा आप जानते हो कि अपनी बॉडी में ऐसा क्या है जो अपनी हर एक सेल तक जाता रहता है, तो बच्चा वो कौन होता है, अपना ब्लड ही तो होता है। तो ब्लड क्या करेगा, उस जो एब्जॉर्ब हुआ वो जो फूड है उसको कहाँ पहुँचाएगा, अपने सेल तक पहुँचाएगा, यानी सेल तक ले जाने का काम करेगा। और इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था, एसिमिलेशन बोला था। ठीक है बच्चा, अब सेल तक जाने के बाद अब वो सेल क्या करेगी, उस फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज करेगी, वो अपन रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, और लास्ट में जब ऐसा फूड मटेरियल जो अपने किसी काम का नहीं होता, यानी अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यानी ऐसा फूड मटेरियल जो अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसको अपन ईजेशन कहते हैं। तो बच्चा क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन ने कुछ बात करी थी, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन ने कुछ बात करी थी। तो बच्चा मैंने आपको बोला था कि अपन लोग कैसे होते हैं, अगर मैं ह्यूमन फिजियो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं। और ह्यूमन कैसा होता है बच्चा, ओमनीवेरस होता है, ओमनीवेरस होता है, ये बात आपको बताई थी मैंने आपको। ठीक है, ओमनीवेरस कौन होते हैं, जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, ठीक है, जो मतलब सब्जी वगैरह भी खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, कंजप दोनों का करते हैं अपन लोग, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ना ज़्यादा लंबी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। और अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कितनी मीटर की होती है, 9 मीटर की होती है। बच्चा ये बात आपको ध्यान रखनी है
आपकी एनसीईआरटी में नंबर नहीं दे रखा है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल, बच्चा मैं ह्यूमन बोल रही हूँ, ऑल ओमनिवरस नहीं बोल रही हूँ। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, 9 मीटर की होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, किसकी होती है, ह्यूमन की, है ना। बाकी एलिमेंट्री कैनाल से अपन को कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है बच्चा। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि जो ओमनिवरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल ना ज़्यादा लंबी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, उनकी मीडियम के हिसाब से होती है। सबसे बड़ी किसकी होती है एलिमेंट्री कैनाल, हर्बीवरस की होती है, दैन ओमनिवरस, दैन कार्निवरस। कार्निवरस की सबसे छोटी एलिमेंट्री कैनाल होती है। और यही था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको उस दिन समझाया था कि ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जो आपसे पूछ लेते हैं कि एक तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, प्लस आप ये बताइए कि वाई क्यों होता है ऐसा, तो इसका रीज़न भी अपन ने देखा था, ठीक है बच्चा। चलिए तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी समझाया था, कैनाल मतलब होता है कभी भी कैनाल शब्द आ जाए आपकी बॉडी में, कहीं पर भी चैप्टर में आप कैनाल शब्द सुनो बच्चा, तो कैनाल का मतलब होता है कि ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, होलो ट्यूब, होलो मतलब जानते हो ना खाली ट्यूब है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो होलो ट्यूब होती है, उसको अपन कैनाल बोलते हैं। और कैनाल मतलब जानते हो छोटी सी ना नाली टाइप नहीं होती क्या, अब उससे रिलेट नहीं करना, बट एक बात बता रही हूँ मैं। और एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी कैनाल, एक ऐसी ट्यूब जिसमें खाने के अलावा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ उसमें खाना ही जाएगा आपका, तो ये होती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चा। दूसरा बात मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर की तरफ तो होगा यानी माउथ, यानी यहाँ पर तो क्या होगा, माउथ। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, उसको प्लीज़ नोट करना। तो मान लो बच्चा ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है तो कंप्लीट होती है। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है, जिसमें दो ओपनिंग होती है, फर्स्ट तो होती है माउथ, ठीक है बच्चा, और दूसरी कौन सी होती है अपने पास, एनस, यानी दो ओपनिंग होती है, यानी एक से तो खाना अंदर जाएगा और एक ओपनिंग से खाना बाहर जाएगा, जो वेस्ट होता है बाहर निकलता है, और इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये अपन ने बात करी थी कि ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ बताई थी थोड़ा सा कि आप 11th क्लास में पढ़ो, आपके चैप्टर में एनिमल किंगडम में पढ़ोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम है आपका, अभी सिर्फ आप याद रखिए, मैं ये बार बार इसलिए बोलूँ ताकि आपको याद हो जाए, याद हो जाओगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहोगे, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसा फाइलम होता है बच्चा, नॉन कॉर्डेट में आता है, तो एक ऐसा फाइलम होता है जिसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जिससे उसी एक ही ओपनिंग से वो खाना भी खाता है और उसी ओपनिंग से वो खाना बाहर भी निकालता है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है बच्चा कि एलिमेंट्री कैनाल भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है बच्चा। तो कंप्लीट क्या होती है, जिसमें दो ओपनिंग होती है, और इनकम्प्लीट क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है बच्चा। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाली हूँ, उसको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मैंने अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो बच्चा आपको पता है कभी आपने नोटिस करा कि ह्यूमन, मान लीजिए ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ह्यूमन की बनाई मैंने, तो ह्यूमन में ये वाला है माउथ, ये वाला है एनस, आपको दिख ही रहा है। तो बच्चा मैं आपको एक बात बताऊँ, माउथ जो होता है ना ह्यूमन में, वो होता है वेंट्रल साइड, ये है काम की बात, और एनस जो होता है ना बच्चा, वो होता है डोर्सल साइड। बच्चों को आधो को पता ही नहीं रहती ये बात, तो बच्चा आपको ये पता होनी चाहिए कि जो माउथ होता है वो कहाँ होता है ह्यूमन में, वेंट्रल साइड होता है, और जो एनस होता है वो कहाँ होता है ह्यूमन में, वो डोर्सल साइड होता है। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी बच्चा आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ध्यान रखोगे तो ईजिली समझ में आएगी आपको, ठीक है बच्चा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि अपने जो पीछे का जो पोर्शन होता है ना उसको अपन डॉर्सल बोलते हैं ना, और आगे का जो पोर्शन होता है ना उसको वेंट्रल बोलते हैं। अब इसका एवोल्यूशन कहाँ से हो, ये फिशेस वगैरह जो आ रही थी ना शुरुआत से, वहाँ से एवोल्यूशन होते होते अपन ऐसे, पहले अपन ऐसे थे बिल्कुल, है ना, फिर अपन ऐसे हो गए, तो नीचे वाली लोअर साइड को अपन बोलते हैं वेंट्रल, ऊपर वाली सर्फेस को बोलते हैं अपन डॉर्सल। अब अपने यूँ हो गए तो ये वाली सर्फेस तो आगे हो गई, यानी यूँ हो गए अपन, यूँ हो गए तो इधर वाला हो गया वेंट्रल, पीछे वाला हो गया अपने डॉर्सल। खैर ये एवोल्यूशन है अपना, ये कि भाई छोटे से ऐसे ऐसे अपन बने, खैर वो तो अपन बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चा, तो ये बात अपन ने करी थी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी बच्चा कि माउथ से एनस के बीच में क्या एलिमेंट्री कैनाल ऐसी रहती, नहीं बिल्कुल ऐसी नहीं रहती। एलिमेंट्री कैनाल अपने डेवलप्ड या मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड होने के बाद ये किस किस में कन्वर्ट होती है, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, जिसमें अपन ने मेजर स्ट्रक्चर्स की बात करी थी। किस किस की बात करी थी, मान लीजिए ये छोटा सा पार्ट आपका बनाएगा ईसोफेगस, क्या बनाएगा, ईसोफेगस, जो आपकी फूड पाइप कहलाती है। अब इसको फूड पाइप क्यों कहते हैं ये भी अपन आगे देखेंगे। देन आगे देखो बच्चा, फिर ईसोफेगस की बात, ये छोटा सा पार्ट क्या बनाएगा, आपका स्टमक बनाएगा, क्या बनाएगा, स्टमक बनाएगा। देन आपका ये पार्ट क्या बनाएगा, सबसे लॉन्ग, इसको मैं छोटा कर देती हूँ,
ठीक है। फिर ये लॉन्गेस्ट पार्ट क्या बनाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लास्ट वाला पार्ट आपका क्या बनाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है क्या बिल्कुल ऐसे ट्यूब जैसे होती है? नहीं, ऐसी नहीं होती, बिल्कुल होती ट्यूब है, स्टार्ट यहाँ से होगी खत्म यहाँ होगी, लेकिन बीच में ये बहुत सारे स्ट्रक्चर या ऑर्गन में कन्वर्ट या मॉडिफाइड हो जाती है। तो कौन कौन से माउथ के बाद अपने आता है ईसोफेगस, ठीक है, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल इन ऑर्गन्स में मॉडिफाइड होती है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, पहले अपन अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा क्लियर हो गया आपको? चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अब अपना आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये थी नॉर्मल। अच्छा हाँ, मैं आपको यहीं पर ही इनकी लेंथ वगैरह बता देती हूँ। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट है, कोई नॉर्मल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, है ना बच्चा। तो ईसोफेगस की जो लेंथ होती है ना बच्चा, वो कितनी होती है? 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच में मानी गई है ह्यूमन की। ठीक है बच्चा, स्टमक जो है वो स्टमक एक होलो, एक जेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी लेंथ आप याद होगा तो ठीक है, मतलब ये जेड शेप होता है। ठीक है ना, कैसा होता है ये जेड शेप। ठीक है, दूसरा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये कितनी होती है? 6 to 6.5 मीटर ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर, ये बात। और थोड़ा बहुत माउथ का पार्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत एनस का आ जाता है, और टोटल मिला के आपके 9 मीटर हो जाती है। तो मैडम मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैंने कंफर्म वैल्यू नहीं बताई आपको, एवरेज वैल्यू अपन मान के चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर बोला था ह्यूमन में सब में एग्जैक्ट 9 मीटर नहीं होती, किसी में थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे हो सकती है, बट अपन एवरेज मान के चलेंगे भाई इतना इतना होता है। ठीक है बच्चा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये था बेसिक। बच्चा आपको बेसिक आना चाहिए, अगर बेसिक आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात है, आपको आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे जब मैं एनाटॉमी यानी जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में। ठीक है बच्चा, चलो अब अपन आगे, एक मिनट इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन। उससे पहले एक चीज़ और, बस एक लास्ट चीज़ और फिर स्टार्ट करते हैं। आप जो फूड खाते हो, आप जानते हो आप जो फूड खाते हो, आप जो खाना खाते हो, क्योंकि मुझे डाइजेशन किससे करवाना है? अपने खाने करवाना है। अब खाने में अपन पता नहीं क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना। तो अपन जो खाना खाते हैं उस खाने में आखिर खाते तो बहुत कुछ है, उसमें होता है बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली में आपने कभी नोटिस करा कि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को क्या चाहिए होता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ ना, आपकी बॉडी को सोर्स चाहिए होता है। सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक वो स्रोत जहाँ से आपकी बॉडी उससे एनर्जी निकाल सके। अब आप तो बहुत सारी चीज़ें खाते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आपकी सेल को मतलब नहीं है। आपकी सेल तो एनर्जी उससे ही निकालेगी ना जो उसके काम का होगा, जो उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा। तो यहाँ पर जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज में सोर्सेज लिखूंगी, सोर्सेज किस चीज़ के लिए? आपकी सेल यानी आपकी सेल के लिए वो सोर्स जिससे वो एनर्जी बना सके। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर 7 सोर्सेज होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से है ना। फूड सोर्स बोल सकते हो या फिर आप यहाँ पर फूड सोर्स बोल दो, जैसे आपको सही लगे। ठीक है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका NCERT का क्वेश्चन बनता है, जो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट, नाम तो सुना ही होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैं पहले लिख देती हूँ। देन आएगा आपका प्रोटीन, ठीक है, देन आएगा आपका फैट, ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मिनरल्स, ठीक है, फिर आते हैं विटामिन यानी विटामिन जो आप बोलते हो इसको, ठीक है, देन कौन आते हैं आपके? मिनरल्स आके, विटामिन आके, देन आता है वाटर, ठीक है, एंड देन आपके आते हैं फाइबर्स। ठीक है, जो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने हो गए टोटल? यहाँ पर 7 हो गए, ठीक है ना, 7 सोर्सेज हो गए अपने, 7 हो गए टोटल। अब अच्छा अब आप सोचोगे इसमें नया क्या है? अरे नया है, बिल्कुल नई बात है। अब ध्यान सुनो नया क्या है, अब सुनना बात। प्रोटीन, फैट और कार्ब, ये 3, प्रोटीन, फैट और कार्ब, प्रोटीन और फैट, ये तीनों होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी के जो बचे हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बच्चे समझ में आया काम का बात क्या है यहाँ पर? तो समझ में आया, ये है काम की बात कि 7 सोर्सेज में से जो कार्ब, प्रोटीन और फैट, ये तीनों होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और बच्चे यही स्किप कर जाते हैं, ये आपकी NCERT की एक बेसिक सी समरी वाली जो सबसे स्टार्टिंग में दी जाती है ना, वहाँ की लाइन है जो बच्चे हमेशा स्किप कर देते हैं। तो कार्ब, प्रोटीन और फैट जो होते हैं वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट होती है, और बाकी के जो होते हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रो का मतलब मैक्रो शब्द कहीं पर भी आए बच्चा तो उसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट, है ना, लार्ज अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट। तो बच्चा ये आपके आएगा,
एक और जगह आएगा, जब आप मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ोगे ना प्लांट के अंदर, तब भी आपके मैक्रो और माइक्रो आएगा। तो अपन जब प्लांट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, और अपन देखो ह्यूमन में पढ़े तब भी अपन मैक्रो और माइक्रो पढ़े, तो को रिलेट करके पढ़ेंगे जिससे आपको याद जल्दी होगा। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत हो, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ हो। ठीक है बच्चा, तो इनकी जो मात्रा होनी चाहिए इनके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। आपकी जो सेल होती है वो इनके मुकाबले इसकी मात्रा ज़्यादा कंजर्व करती है, ज़्यादा एनर्जी इनसे। ऑब्वियसली बात है कि अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो बच्चा, इन 7 सोर्सेज में से जो एनर्जी बनती है, आपकी सेल जो एनर्जी बना सकती है वो इन 3 फॉर्म से ही बनाएगी, इनसे नहीं बना सकती। तो फिर क्वेश्चन आता है फिर वो ये क्यों चाहिए हमें? अरे भाई जब एनर्जी इसी से बन रही है तो फिर ये क्यों चाहिए हमें? तो मैं आपको बच्चा बताऊँ एक बात कि भले ही एनर्जी इनसे बनेगी, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए जो माथापोड़ी करनी पड़ती है, माथापोड़ी का मतलब जानते हो ना, पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ मतलब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर मुझे एंजाइम चाहिए, एंजाइम को सक्रिय या फिर एक्टिव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आयंस चाहिए, है ना, एक्टिवेटर चाहिए, इनहिबिटर्स चाहिए, है ना। दूसरा है ना, ये रिएक्शन मेटाबॉलिज्म करने के लिए मुझे चाहिए मीडियम होगा फ्लूइड, और फ्लूइड कौन देगा, मुझे पानी देगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चा? तो ये सब क्या होते हैं, ये एक ऐसे विटामिन क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाने में मदद करते हैं, कि कौन सा विटामिन जो होगा वो किस तरह से मदद करेगी, अपन आगे पढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आखिर ये चाहिए क्यों। तो आपको बता दूँ बच्चा, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि इनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सके, ताकि इनके मेटाबॉलिज्म में कमी नहीं आए। तो बात समझ में आ गई आपको? तो आपने कभी नोटिस करा होगा बच्चा कि आपको ना विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, लेकिन आप मरते नहीं हो। क्यों नहीं मरते? क्योंकि आप ये तो खा रहे हो लेकिन आप ये नहीं खा रहे हो। बात को समझो, क्योंकि आपके पास एनर्जी थोड़ी बहुत तो बन रही है, लेकिन आपके पास भले ये नहीं है, आपको सिम्टम तो दिखाएगा। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो 7 सोर्सेज हैं, ये 7 सोर्सेज आपकी बॉडी के लिए नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर इनकी कमी होगी तो आपको सिम्टम दिखेंगे, जो आपको डिजीज़ वगैरह भी हो सकती है। ठीक है बच्चा, तो ये है काम के बाद जॉब को। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, क्लास से फिर स्टार्ट करते हैं कि इन 7 में से जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में अपन इन तीनों का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं इनका डाइजेशन। ठीक है बच्चा, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं इनके साथ ही। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी, साथ के अंदर ही थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगी इसी में, लेकिन अपन को पढ़ना इन तीनों के बारे में है। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, चलो अब दूसरी बात, अब 7 सोर्सेज ये हो गए। चलिए अब दूसरी बात क्या है। अब बच्चा देखो, मैंने अभी आपको बोला कि ये 3 मुझे चाहिए मतलब, यानी अगर डाइजेशन होगा तो इन तीनों का होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इन तीनों का होगा, कोई उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये एक्चुअली में होते क्या। तो मैं आपको देखो एक चीज़ बता रही हूँ, एक चीज़ क्या मतलब, एक सिंपल सी एक बात अभी बता देती हूँ, क्योंकि जब डाइजेशन पढ़ने लगेंगे ना तो एक के बाद एक रिएक्शन आएगी, तब आपका दिमाग हो गया ख़राब। मैं आपको फिर बोलूँ कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, तो बाद में कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है बच्चा, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, ये अपन अपने खाने में खाते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि अपन जब कोई खाने में कुछ चीज़ खा रहे हैं तो वो चीज़ कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स। बात करिए अपन ने, तो ये तीनों फॉर्म है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीनों फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या आपकी सेल इन्हें जानती है? नहीं जानती। आपकी सेल इन्हें नहीं जानती, मैंने अभी आपको बोला आपकी सेल कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जानती ही नहीं है। तो डाइजेशन में क्या होगा, इन तीनों को सिंपल फॉर्म में बदला जाएगा, इन तीनों को सिंपल फॉर्म में बदला जाएगा। चलिए ये बात करिए अपन ने। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप बोल रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कॉम्प्लेक्स है, तो इनका सिंपल फॉर्म क्या है, यानी डाइजेशन में एंड रिजल्ट देगा क्या हमें ये सिंपल का। तो बच्चा मैं बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म बदलेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वो होगा आपका बच्चा ग्लूकोज। समझ में आया, क्लियर हुआ। प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बच्चा अमीनो एसिड, ठीक है, और फैट का होगा फैटी एसिड। अब ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे। बस अभी आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि जब भी अपन डाइजेशन पढ़ेंगे तो आप बुक में देख लेना, एंड रिजल्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज फॉर्म मिलेगा सबसे एंड में। तो सेल इन तीनों को जानती है ना कि इन तीनों को जानती है। तो बच्चा क्लियर हुआ आपको, तो क्या बोला मैंने, क्लियर हो गया आपको। और ये तीनों फॉर्म है सिंपल और ये तीनों फॉर्म है कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं इसको रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हो, देखो अपन ने बात करी ना डाइजेशन की, रिएक्शन बात करी थी, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ, कॉम्प्लेक्स देन सिंपल।
ये करा। कॉम्प्लेक्स में कौन है? कार्ब। सिंपल में कौन है? ग्लूकोज। और बीच में कौन आएगा? एंजाइम। यानी कितनी भी रिएक्शन होगी मुझे एंड में ग्लूकोज चाहिए बस। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने रास्ते पार करने पड़े वो अपन आगे देखेंगे। समझ में आ रही है बच्चा? मुझे कार्ब को ग्लूकोज में बदलने के लिए कितने पावर बढ़ने पड़ेंगे ये आपका आगे देखेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब कंफ्यूजन मत रखना कि मैम ये क्या है। तो बच्चे आपको यहाँ पर एक और बताऊँ यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। तो बच्चा देखो क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है आपको। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड। पूछा जाता है ये क्वेश्चन में। फैट का सबसे सिंपल है फैटी एसिड। कार्ब का है ग्लूकोज। तो बच्चा ये पूछ लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। तो बच्चा इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये तो थे बेसिक। तो बच्चा मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो बार बार नहीं बताऊँगी कि ग्लूकोज बदलेगा वो बनेगा। मेरे को बस इतना पता है कि कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो, मुझे एंड में ग्लूकोज लेकर आना है। अब मैं ग्लूकोज लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी करेंगे हम, लेकिन ग्लूकोज लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपन ने स्टार्ट करा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डाइजेशन करने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गन मदद नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं। बात करिए अपन, जब तो सिस्टम बना, सिस्टम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन करें। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने उन ऑर्गन्स को एक क्लासिफाइड कर दिया, एक इजी वे में अपन ने इसको बांट दिया, ठीक है बच्चा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने 2 पार्ट में बांटा। इधर तो अपन लिखेंगे ऑर्गन तो वैसे सभी है, और यहाँ अपन लिख देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या लिखेंगे अपन? डाइजेस्टिव ग्लैंड लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब ऑर्गन में कौन कौन आएगा, चलो अपन यहाँ लिख लेते सारे ऑर्गन में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड को यहाँ लिख लेते, फिर एक साथ करके अपन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऑर्गन में कौन कौन आएगा। ऑर्गन में सबसे पहले आता है माउथ, और माउथ में कौन आता है? बकल कैविटी। अब ये कहाँ से आई है, ये नाम कहाँ से आया है, सब अपन अभी पढ़ेंगे। माउथ के बाद कौन आएगा अपने पास? माउथ के बाद आएगा फेरिंग्स, ठीक है बच्चा। माउथ के बाद आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कौन आएगा? अब कुछ बच्चों लैरिंग्स, ना लैरिंग्स रेस्पिरेशन में आता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद अपने पास आएगा ईसोफेगस, ठीक है। अब बच्चा मैं इसके आगे स्टमक लगा रही हूँ। अब मैं इसके आगे स्टमक क्यों लगा रही हूँ ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईसोफेगस के बाद कौन आता है? स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद कौन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कौन आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लास्ट में डोर्सल ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, एनस, और ये वेंट्रल ओपनिंग। तो बच्चा ये तो हो गए अपने ऑर्गन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आएगा अपना सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद कौन आएगा? उसकी जस्ट नीचे कौन आता है अपने पास? आएगा अपने पास लिवर, एंड देन आएगा पैनक्रियाज। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन ने ऐसे बांट दिया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि डाइजेशन में मदद करने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम बताइए। तो बच्चा आप ये मैंने सिर्फ लाइन वाइज लिखवाए, आप उल्टे सीधे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये मैंने लाइन वाइज लिखवाया क्योंकि एक के बाद अपन बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ेंगे भाई इसके बाद ये फंक्शन आएगा इसके बाद, इसलिए मैंने लाइन वाइज लिखवा दिया आपको। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बता देती हूँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ग्लैंड शब्द कहीं पर भी आ जाए तो ग्लैंड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किसी न किसी फ्लूइड का या किसी न किसी चीज़ का सिक्रेशन करती है। ये आप नोट कर लो, कहीं पर भी ग्लैंड दिख जाए तो समझ जाओ कि वो किसी न किसी चीज़ का सिक्रेशन करेगी। ये आपके आगे काम देखिए, 11 में बहुत से ऐसे चैप्टर होंगे वहाँ ग्लैंड लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना, ग्लैंड नाम आते ही समझ जाओ कि कुछ ना कोई चीज़ का, फ्लूइड का, किसी भी चीज़ का वो क्या करेगी, किसी भी सब्सटेंस का क्या करेगी, वो सिक्रेशन करेगी। बस इतना भी ध्यान रखो। अब क्या करती है, कैसे करेगी, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये अपना क्लियर हो गया। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डाइजेशन। अब देखो इंजेक्शन क्या पढ़ाना, इंजेक्शन में क्या पढ़ाना, इंजेक्शन में आपने खाना खाया, बस हो गया इंजेक्शन। अब तुमने खाना खाया, उसमें क्या पढ़ाऊँ मैं? अब तुमने कुछ भी खाया हो, कुछ भी ठूसा हो, तो उसमें अपन क्या पढ़े, ठीक है। अपन को क्या पढ़ना है, मेन डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है बच्चा। तो अपन को सबसे पहले ऑर्गन पढ़ने। अब देखो बच्चा, मैं डाइजेशन पढ़ाने से पहले आपको इन सभी के स्ट्रक्चर बताऊंगी जो आपकी बुक में दे रखे हैं। अब बच्चा बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पता है क्या दे रखा है, डाइजेशन के साथ ही क्या स्ट्रक्चर को साथ साथ दे रखा है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थोड़ा रह जाता है। तो बच्चों सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता। देन उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट स्टार्ट करवा दूंगी डाइजेशन, जिसमें अपन एक साथ पढ़ेंगे इन सबको, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में।
ठीक है। तो अपन पहले स्ट्रक्चर करते हैं। अब अपन खाना कहाँ खाते हैं, पहले माउथ में, ऑब्वियसली बात है माउथ में खाते हैं, ठीक है। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं माउथ। अब अच्छा मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है, बकल कैविटी, एक नाम लिखा है मैंने, लिखा है यहाँ पर एक बकल कैविटी नाम लिखा है, ठीक है। माउथ तो समझ में आता है, अब ये क्या चीज़ है इसकी भी बात करते हैं, बच्चे को पता होगा, लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको। अच्छा, कैविटी का मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी जगह, एम्प्टी साइड, एम्प्टी साइड मतलब खाली जगह, जो मतलब पोर करने की कोई जगह हो जहाँ पर कुछ चीज़ रख सकते हैं, है ना, ऐसे स्टोर, नहीं स्टोर हाउस तो नहीं बोल सकते, मतलब एक एम्प्टी खाली जगह है जहाँ पर अपन किसी चीज़ को रखते हैं, ठीक है। बकल का मतलब होता है माउथ से रिलेटेड ही है, बकल किससे रिलेटेड है, माउथ से रिलेटेड होता है। अपन MBBS वगैरह में जो माउथ होता है उसको बकल बोलते हैं बच्चा, ठीक है, और सिंपली अपन इसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, अब देखो समझना, जहाँ पर आपको, आप खाना खाते हो, खाना सभी खाते हैं, अब जब आप खाना खाओगे तो माउथ और बकल, एक मिनट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पहले स्टार्ट करने से मैं एक चीज़ बता देती हूँ, माउथ और बकल कैविटी में डिफरेंस क्या है। बच्चा देखो, माउथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वेंट्रल ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और जो 2 लिप्स से ढका हुआ रहता है। बट अगर बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी ये नहीं होता, बकल कैविटी एक टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है जो 2 जबड़ों से ढका हुआ रहता है। समझ में आया, समझ में आया क्या बोला मैंने, देखो वापस वापस वापस। माउथ क्या होता है, माउथ एक वेंट्रल ओपनिंग होती है, किसकी किसकी किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, ये मैंने बात करी, जो किससे ढका हुआ रहता है, लिप्स से, ठीक है। और ये मैं बोल रही हूँ ना, तो कहाँ से बोल रही हूँ, माउथ से बोल रही हूँ। लेकिन बकल कैविटी की बात करें तो कैविटी मैंने बोल दी यानी खाली जगह, अब खाली जगह कहूँगी माउथ के अंदर की तरफ नहीं, बिल्कुल ऐसा ट्रांसवर्स टर्मिनल, बिल्कुल ऐसा। तो इस तरीके की जो ओपनिंग है जहाँ पे कैविटी बनी, मैं आपको डायग्राम भी बनाऊंगी, अभी अब डायग्राम बना दूंगी मैं आपको, सब बताऊंगी, पहले मैं आपको बता दूं। तो उस कैविटी को, और जो दोनों जबड़ों से ढकी हुई रहती है, 2 जबड़े, ऊपर वाला जबड़ा अपर जो और लोअर जो, उन दोनों से ढकी हुई, उस कैविटी को बीच में बोलते हैं अपन अपर कैविटी। अब एक काम करते हैं, अपन इसको बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो डायग्राम पे हंसिएगा मत, थोड़ा सा सही लग रहा है। अब ठीक है, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का होता है। हाँ, थोड़े लिप्स थोड़े अजीब लग रहे होंगे आपको, इसने सर्जरी करा ली लिप्स की, बट आप समझ जाइए, हाँ मतलब ऐसा एक्चुअली में होता है, ठीक है, हंसना मत थोड़ा सा। तो देखो बच्चा, अपना काम क्या है, ये तो है नोज, इसकी तो बात करनी नहीं अपन को, ये है माउथ, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है माउथ, ये है माउथ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो 2 लिप्स से ढका हुआ, और जो वेंट्रल ओपनिंग है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। अब इस माउथ के अंदर ये जो कैविटी नहीं दिख रही है आपको, ये वाली, ये कैविटी, इस कैविटी की बोल रही हूँ मैं, बकल कैविटी, ठीक है। तो ये बोलते हैं बकल कैविटी, जो आपके दोनों जबड़ों से, एक तो ऊपर और एक नीचे वाला जबड़ा होता है ना आपके, अपर जो एंड लोअर जो, ठीक है, उससे ढका हुआ रहता है आपके। समझ में आया आपको बच्चा। तो ये वाली जो कैविटी होती है जिसमें आपके खाना मैकेनिकली टूटता है, मैकेनिकल मतलब जिसमें आपके दांत जीभ वगैरह होते हैं ना, उसको अपन बकल कैविटी कहते हैं। एक काम करना, एक बार कांच में खड़े होके अपने मुंह को देखना ध्यान से, तो आपको शायद दिख जाए, ठीक है। अब तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस कैविटी को, यानी इस कैविटी को अपन, इस पूरी कैविटी को बोलेंगे अपन बकल कैविटी। समझ में आ गया बच्चा आपको? अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि माउथ और बकल कैविटी एक नहीं होते हैं। अगर देखा जाए, अगर ढंग से देखा जाए तो ये दोनों एक नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई वाली बात। चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चा, मैंने अब आपको बोला कि अपन खाना खाएंगे तो इंजेक्शन करने में कौन मदद करेगा? सिर्फ माउथ। सिर्फ खाना ले लिया बस, इसका काम खत्म, और कोई काम नहीं है इसका। सिर्फ वेंट्रल ओपनिंग होती है एलिमेंट कैनाल की, खाना खाया बस खत्म। अब काम का स्टार्ट होगा बकल कैविटी। अब जो मैं पढ़ाऊंगी तो वो किसका पढ़ाऊंगी? बकल कैविटी का पढ़ाऊंगी, तो इसका ध्यान रखना। अब बकल कैविटी में अगर आप देखो तो खाना गया माउथ के थ्रू, बकल कैविटी में खाना अंदर गया, ठीक है, क्लियर होगा। बकल कैविटी में बच्चा 3 स्ट्रक्चर होती है। कितने होते हैं? 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? माउथ में नहीं होते, बकल कैविटी में होते हैं, है ना।
कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा बना दिया, यहाँ बना देती, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपने हैं प्यारे प्यारे से तीत। कौन से होते हैं, अपने तीत, ठीक है। दूसरा कौन होता है, दूसरा अपने पास होता है अपनी टंग। क्या होती है, टंग। और दूसरी अपनी कौन होती है, बताओ बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड, यानी फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है, अपनी बकल कैविटी में होती है, माउथ में नहीं होती, बकल कैविटी में होती है। समझ में आया बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी बकल कैविटी में क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला तो टीथ, दूसरा टंग, एंड देन आपके तीसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड। आप इसको ग्लैंड ना बोल के ग्लैंड्स बोलो, क्योंकि बच्चा ये 3 पेयर में होती है ना, यानी कितनी होगी, टोटल 6 ग्लैंड्स होती हैं। मतलब होती तो 3 है, मतलब पेयर में होते तो 6 हो गई, इसलिए मैं इनको ग्लैंड्स लिखूंगी ना कि ग्लैंड लिखूंगी, ठीक है बच्चा। तो आपको पहले तो ये चीज़ क्लियर हो, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि बकल कैविटी क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, दोनों जोड़े के ऊपर एक कैविटी होती है, खाली जगह, जहाँ से आपका खाना नीचे जाने से पहले, नीचे मतलब नीचे नहीं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक में जाने से पहले क्या होता है, चूई होता है। अब ये क्या होता है, मैं अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो तो बच्चा आपको समझ में आया। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको मिटा देती हूँ अभी। अब बच्चा देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपके फूड का डाइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत होना भी चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आपको फूड का डाइजेशन 2 तरीके से होता है। पहला मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा बायोकेमिकल ब्रेकडाउन। अब व्हाट इज द मीनिंग, अब देखो ये क्या हो गया, और मैम ये क्या बता दिया आपने। देखो बच्चा, 2 तरीके से डाइजेस्ट होता है अपना फूड, यानी 2 तरीके से ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, 2 तरीके से। पहला, ठीक है, एनसीईआरटी बता रही हूँ पूरा मैं, एक एक लाइन। ब्रेकडाउन फर्स्ट, पहला होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब मैकेनिकल जानते हो ना बच्चा, मैकेनिकल मतलब एक पत्थर है, उस पत्थर बहुत मोटा पत्थर है, आप उसको छोटे छोटे, आप हैमर लोगे, हथौड़ा लोगे, उसको पीट पीट के छोटे 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 पत्थर में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकली ब्रेकडाउन। आपने उसके केमिकल से, यानी उसके अंदर के स्ट्रक्चर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने उसको फिजिकली तोड़ दिया। आप समझ रहे हो ना, आपने उसको फिजिकली तोड़ा, आपको उसके अंदर की स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं था, ठीक है बच्चा। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, तो इसमें आपका जो खाना होता है, अब आप रोटी है, रोटी कुछ तो इतनी सी भी खाते, कुछ इतनी भी खाते, कुछ कुछ ज़्यादा हब्चे होते हैं तो बहुत बड़ी एक एक रोटी खा जाता है। तो बच्चा आपका पेट है वो इतना ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो दांत दिए हैं, तो स्टमक बोलता है दांत को, भाई तू पहले इसको संभाल, पहले उसको बोलेगा वो, तो दांत क्या करेंगे, अपने मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे फूड का। यहाँ से बनता है क्वेश्चन। तो बच्चा ध्यान रखना है आपको कि आपके बॉडी में जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी में जो टीथ होते हैं, अपने जो दांत होते हैं ना, दांत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से, तो वो दांत क्या करते हैं बच्चा, खाने को मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। मैकेनिकल मतलब केमिकल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके टीथ कोई भी डाइजेशन करने के लिए एंजाइम सीक्रेट नहीं करेगा, वो मैकेनिकली फूड को छोटे 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 पीसेस में तोड़ देगा, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। और दूसरा होता है बायोकेमिकल ब्रेकडाउन। अब बच्चा इसमें मैं केमिकल ब्रेकडाउन भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने बायो क्यों लिखा, है ना। तो बच्चा देखो, मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। अगर कोई केमिकल, मान लो कोई पत्थर ही ले लो, आपने जब एग्जाम्पल दिया, तो पहले एक पत्थर था, ठीक है, बहुत मोटा पत्थर था, उसको मैंने क्या करा, पहले मैंने उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में तोड़ा, तो छोटे छोटे जब पीसेस में तोड़ूंगी मैं उसको, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया। अब मैं चाह रही हूँ उसको पिघलाना, पूरी तरह से उसको चूर चूर करना चाह रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाह रही हूँ मैं पूरी तरह से, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज करना चाह रही हूँ। तो अब उसको क्या करूँगी मैं, केमिकल से, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाऊंगी जिससे वो अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लेगा। तो मैंने बाहर से केमिकल मिलाए, और फिर मैंने उसका स्ट्रक्चर, तो केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर तो बाहर से नहीं हो रहा ना बच्चा, यहाँ पर तो फूड आपने खा लिया, अब फूड आपने खा लिया तो आपके दांतों ने तो उसको मैकेनिकली ब्रेकडाउन कर दिया। अब क्या होगा मैकेनिकल होने के बाद, अब बच्चा अभी भी वो सिंपल फॉर्म में थोड़ी ना टूटा है, तो अब आपकी बॉडी खुद क्या करेगी, एंजाइम सीक्रेट करेगी, और वो एंजाइम कौन सीक्रेट कर रहा है, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करता है, यानी अपन लोग खुद सीक्रेट कर रहे हैं। और वो क्या, एंजाइम क्या होते हैं, एक तरीके के केमिकल ही तो होते हैं, तो इसलिए इसको बायोकेमिकल ब्रेकडाउन बोला। तो बच्चा आपको समझ में आया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी में जो ब्रेकडाउन होगा फूड का, वो 2 तरीके से होता है ना बच्चा। पहला तो होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा होता है बायोकेमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन आपकी बॉडी में कौन करेगा, टीथ करेगा, ठीक है, जिसमें
आपके एंजाइम का कोई रोल नहीं होगा। और इस वाले ब्रेकडाउन में जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है यही पढ़ना है अपन को पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में अपन को यही पढ़ना है, जिसमें अपन डाइजेशन वाली प्रोसेस पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए एंजाइम मदद करते हैं। वही रिएक्शन याद आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। तो बच्चा वो होती है बायोकेमिकल। तो क्लियर हुआ बच्चा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस अगर आपको ये समझ में आ गया तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन बकल कैविटी अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा? चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो अपन स्टार्ट करें बकल कैविटी में फर्स्ट। चलिए बकल कैविटी में जो पहला स्ट्रक्चर कौन सा था? सबको पता है, अपने तीत। प्यारे 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 से तीत अपने बहुत अच्छे होते हैं तीत अपने। ब्रश करो तो अच्छे लगते हैं, ब्रश नहीं करो तो अच्छे भी नहीं लगते, ठीक है? हाँ, तो ब्रश करना चाहिए, ठीक है? चलो देखो बच्चा, अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी ना, आप बताना। वैसे तो मैं ही बता दूंगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना, ठीक है? पहले अपन स्ट्रक्चर बोले तो उसके बाद। अच्छा बता, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अपने जो तीत होते हैं, ठीक है, ये अपनी बॉडी के एक तरीके का स्केलेटन होता है, ठीक है? और स्केलेटन मतलब जानते हो ना बच्चा? स्केलेटन मतलब जो एक आपकी बॉडी का ढांचा बनाने का तैयार करता हो। वैसे तो बोन भी करती है लेकिन अपने तीत भी एक तरीके का स्केलेटन ही होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताइए कि तीत जो होंगे वो आपके मतलब कैसे होते हैं? मतलब अगर मैं आपको बोलूँ क्या ह्यूमन के सभी तीत क्या एक जैसे होते हैं? नहीं बच्चा, एक जैसे नहीं होते। अब क्या होता है बच्चा, क्वेश्चन में आता है। कैसा आता है क्वेश्चन में? देखो बच्चा, मैं आपको तीत का स्ट्रक्चर सबसे एंड में बताऊंगी। पहले आपको बस बेसिक बताऊँ, उसके बाद तीत का स्ट्रक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो बच्चा, जो तीत होते हैं, है ना, अगर मैं ह्यूमन तीत की बात करूँ, ध्यान से समझना, ह्यूमन तीत की अगर मैं बात करूँ, तो ह्यूमन के जो तीत होते हैं वो 3 तरीके के क्लासीफाइड होते हैं, 3 पार्ट में क्लासीफाइड होते हैं। कैसे कैसे? देखो ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ते हैं। ये आपके तीनों नाम आपकी बुक में दे रखे हैं, ये तीनों नाम आपके बुक में दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, ह्यूमन के तीत को 3 पार्ट यानी 3 बेसिस में क्लासीफाइड कर रखा है। किस किस में? पहला, नाम सुन रखा होगा आपने बच्चा, ये देखो बच्चा, ठीक है? 3 पार्ट में क्लासीफाइड कर रखा है। ह्यूमन टीथ की बोल रही हूँ मैं बाकी और की बातें नहीं करी क्योंकि मतलब ही नहीं बाकियों से। डाइफोडोंट, हिट्रोडोंट और थिकोडोंट। डाई मतलब होता है, डाई का मतलब क्या होता है? 2। अच्छा, डोंट शब्द है, डोंट वाला वो डाल रहा है, डोंट वाला नहीं, डोंट वाला, ठीक है? इस डोंट का मतलब होता है तीथ। ये डोंट का मतलब क्या होता है? तीथ ही होता है। DONT, नॉट DON/T। ये वाला डोंट का मतलब होता है टूथ यानी तीथ, ठीक है? और DONT ये वाला होता है, ये तो आप जानते हो, अच्छे से आपने यूज़ करा होगा। मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है बट आप समझ जाओ ना। डोंट का मतलब मना वाला मना नहीं, ठीक है? ये वाला डोंट, ठीक है? चलो, हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग, है ना, डिफरेंट। और थीको का मतलब होता है शॉकेट स्ट्रक्चर, जिसमें धंसा हुआ रहना, ठीक है? चलो अभी बात करते हैं इसका, ठीक है? देखो अब यहाँ पर बच्चा ध्यान से अगर आप नोट करो तो मैंने ह्यूमन टीथ को यानी अपन ने ह्यूमन टीथ को 3 पार्ट में क्लासीफाई करा। अब बच्चा क्या होता है डाइफोडोंट? मतलब ह्यूमन के टीथ लाइफ टाइम में 2 टाइम्स आएंगे, इसलिए ह्यूमन के टीथ को डाइफोडोंट कहते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन आता है बच्चा कि ह्यूमन के टीथ 2 बार आते हैं लाइफ टाइम में, एक तो टेम्पररी आता है और एक परमानेंट आता है। टेम्पररी टीथ को अपन बोलते हैं मिल्क टीथ, ना, दूध के दांत बोलते हैं ना, वो बचपन में आते हैं, 3 साल के बीच में आते हैं और फिर देन उसके बाद टूटते हैं, तो देन उसके बाद कौन आ जाता है? परमानेंट आता है। खैर यहाँ अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के टीथ जब लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं ना, 2 बार आते हैं ना, लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, तो उसको मतलब डाइफोडोंट टीथ बोलते हैं, किस, ठीक है? नेक्स्ट है आपके हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट क्या होता है बच्चा कि अपने जो टीथ, अगर आप ध्यान से अगर अपने टीथ को अगर ध्यान से देखो, कांच में जाके अपने टीथ को देखना, अपने टीथ है ना अलग अलग दिखेंगे आपको जो दिखेंगे ना आपको अलग अलग मतलब बिल्कुल अलग अलग नहीं, मतलब जो आपके ह्यूमन के सभी ह्यूमन्स के टीथ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेप और साइज़ के होंगे, यानी 4 तरीके के शेप और साइज़ के होते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। हिट्रो मतलब होता है कि अपने सारे जो भी दांत होते हैं, कितने टीथ आते हैं? 32 दांत आते हैं ना, 32 में से 32 पूरे सेम नहीं होते हैं, सबके साथ अलग अलग होते हैं। तो बच्चे समझ में आया आपको कि अपने टीथ होते हैं वो हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है? देन है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है कि अपने जो टीथ होते हैं,
अपने जो टीथ होते हैं वो जबड़े में धसे हुए रहते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर में। बिल्कुल आपने सॉकेट देखा ना, सॉकेट अपना घर का जो स्विच होता है, सॉकेट होता है, उसमें अपन है ना अपने स्विच को डाल देते तो बिल्कुल फिट नहीं हो जाता, बिल्कुल फिट हो जाता ना, बस वैसे ही। तो अपना टीथ जो होता है वो सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर, अपने जो जबड़े का जो सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पूरी तरह से धसा हुआ रहता है। अच्छा मैं देखो डायग्राम बनाती हूँ, देखो ऐसा कुछ ऐसा ही होता है। ये अपना टूथ है, ठीक है, और ये अपना पूरा का पूरा सॉकेट है। तो कुछ ऐसा पूरा का पूरा फिक्स होता है, पूरा का पूरा धसा हुआ रहता है, पूरा का पूरा फिक्स होता है, ठीक है बच्चा। तो आपको समझ में आ गया, अपन पूरा डिटेल स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बाद। लेकिन पहले आपको अपने ना मैं लिख देती हूँ, लाइफ टाइम में 2 बार, ठीक है। लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मिटा देती हूँ, अपन अच्छे से इसको एक बार और अच्छे से बनाएंगे। आपका लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आना, पहला आता है टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ, ठीक है। देन आता है परमानेंट टीथ। ठीक है, हाँ अब इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। थीटोडोन मतलब 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। आपने मैं नाम लिख नहीं रही हूँ, मैं बता देती हूँ, इंसीजर, कैनाइल, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ठीक है। अब अपन इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, मैं लिख नहीं रही थोड़ी जगह के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। और थीटोडोन का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जबड़े के जो के सॉकेट में फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, क्या फिक्स क्या होते हैं? टीथ, ठीक है। तो बच्चा ये होते हैं तीनों। तो बच्चा अगर आपको एनसीईआरटी में या कहीं पर भी तीनों नाम दिख जाए तो बच्चा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डाइफोडोन, हिटोडोन और थीकोडोन। तो क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन के टीथों को क्लासिफाइड करो या समझा दो। तो बच्चा अगर क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना आपको, ये लिख कर आ जाना, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको कंफर्म, ठीक है। तो आपको बच्चा ये समझना है, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन के टीथ के बारे में, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चा। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको लास्ट में, टीथ का मतलब, टीथ क्या करते हैं अपनी बॉडी में, आपको पता चल गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का, ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। दूसरा आपके माउथ का शो भी बनाने का काम करते हैं, है ना, खूबसूरती में भी मदद करते हैं, ऐसे तो और बात नहीं है। सफ़ेद सफ़ेद होते हैं तो अच्छे लगते हैं, पीले पीले होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। तो अपन इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर ह्यूमन और स्ट्रक्चर जो टीथ होगा वो अपन इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले में अपन इन तीनों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपके इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। चलिए अपन आगे देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डाइफोडोन, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं अपन डाइफोडोंट, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, अब इसका मैं आपको मीनिंग लिख देती हूँ ना बच्चा। इसका मीनिंग क्या क्या होता है? इसका मीनिंग बोलते हैं ना 2 सेट्स ऑफ टीथ। क्या लिख सकते हैं अपन ऐसा? बिल्कुल सही बात है भाई। लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं? 2 सेट आते हैं। किसके? दांत के। दांत के कितने आते हैं? 2 सेट आते हैं ना अपने, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ हो गया अपने, ठीक है। डाइफोडोन मतलब, अच्छा बच्चा देखो, फर्स्ट टाइम जो आते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम कब आते हैं? बच्चे, जो भी चाइल्ड होता है ना, जो चाइल्ड होता है, ठीक है ना, जो अब बच्चे लोग मतलब चाइल्ड जो बच्चा तो उसमें भी होता है, लेकिन मैं आपको एक काम करती हूँ, एज लिख देती हूँ डायरेक्टली। 2 से 3 ईयर्स के बीच में आते हैं ये टीथ, ठीक है। और ये जो टीथ होते हैं कब होते हैं? आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स में आते हैं, ठीक है। 2 से 3 साल के बीच में जो टीथ आते हैं उन टीथ को अपन बोलते हैं बच्चा, जो मैंने टेम्परेरी बोला था ना, वही वाला ध्यान रखना है ना, डेसिडुअस टीथ। बच्चा आप इनको टेम्पररी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कभी ये नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चा। तो जो पहले आते हैं ना हमने, अब मैं वो भी लिखूंगी कि इनको और क्या क्या बोलते हैं। तो पहले बस इतना ध्यान रखो कि डाइफोडोन में 2 सेट ऑफ आते हैं टीथ के। तो पहला जो सेट आता है वो 2 से 3 साल के बच्चे के बीच में आता है, बच्चे में आता है, तो उस टीथ को अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुअस या टेम्पररी टीथ बोलते हैं। और बच्चा डेसिडुअस टेम्पररी टीथ जो होता है वो क्या होता है, इनको क्या क्या कहते हैं? तो बच्चा देखो, इसको ऐसे लिख, सब इनको अपन
बेबी टीथ भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। इनको अपन मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनको अपन प्राइमरी टीथ भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम किसके लिए आते हैं? डेसिडीज या टेम्पररी टीथ के लिए डिफाइन होते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज मत होना अगर ऐसे नाम दे दे तो। आता कहाँ से है मैं आपको बता देती हूँ। मिल्क टीथ डायरेक्ट पूछेगा, या तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके आगे पूछ लेते हैं, तो अगर कभी नाम आ जाए कहीं पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 5 ईयर वाले जो टीथ होते हैं वो अपने एडल्ट टीथ होते हैं। तो पूरे एडल्ट टीथ में कन्वर्ट जाते हैं, जो एक पूरी तरह से आपके परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ, ठीक है बच्चा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं अपने पूरे। मतलब इसके बाद अगर किसी ने मुक्का मार के आपके दांत तोड़ दिए तो एक्सपेक्ट मत रखना कि दूसरे टीथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। आप ऐसे के ऐसे रह जाओगे फिर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। चलो अब अपन इनके बारे में थोड़ा अब मैं आपको इसमें डायफोडोंट में आपको बता देती हूँ। अच्छा, डायफोडोंट के अंदर ही मैं हिट्रोडोंट वाला ही टॉपिक पढ़ाऊँ क्योंकि रिलेटेड ही है दोनों, ठीक है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, डायफोडोंट क्लियर हो गया आपको डायफोडोंट क्या होता है। अब मैं आपको हिट्रोडोंट बता देती हूँ, फिर अपन डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन डेंटिशन का डेंटल फॉर्मूला पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है बच्चा। चलो बी वाला क्या था अपना? हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट मतलब 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ये बात करिए अपन ने, है ना बच्चा, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं आपको पता होने चाहिए। 4 टाइप्स के होते हैं, और ये जो टाइप्स लिखेंगे बच्चे अपन, ये अपन लाइन वाइज लिखेंगे, उल्टे सीधे नहीं करने। अगर उल्टा सीधा कर दिया तो आपको ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे देखो, सबसे पहले होते हैं इंसीजर, ठीक है। फिर ये आई है बेटा ना, हाँ। दूसरे कौन होते हैं? केनायन, ये केनायंस। फिर कौन होते हैं? प्रीमोलर। बच्चा प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, प्रीमोलर्स। और देन लास्ट में आते हैं मोलर्स। ये तो नाम आपको अच्छे से याद होगा, कुछ होना हो ये तो याद रहता ही है। तो हिट्रोडोंट 4 टाइप्स की, अपने ह्यूमन में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसीजर्स मैं लाइन वाइज क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब ये आने के लाइन वाइज में लिख रही हूँ, इनका आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपके क्रम, अरेंजमेंट बता रही हूँ मैं कि आपके दांतों का अरेंजमेंट किस बिहाफ पर है, तो वो बता रही हूँ मैं। तो पहले इंसीजर्स होते हैं, उसके देन पीछे कैनाइन्स होते हैं, उनके देन पीछे प्रीमोलर, देन उनके पीछे सबसे लास्ट में होते हैं वो होते हैं अपने मोलर्स। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना। और इसी के बिहाफ पर, इन्हीं के नंबर के बिहाफ पर, इन्हीं के अरेंजमेंट बिहाफ पर आपके ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला बनाया गया। तो चलो अपन ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ अब ध्यान से सुनना बच्चा, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला मैं आपको 2 बताऊंगी, बुक में दे रखा है, बस लैंग्वेज में दे रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ। देखो बच्चा, ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, एक तो एडल्ट के लिए होता है जो परमानेंट टीथ के लिए है, और एक होता है बच्चों का टीथ हो ना, जब मैं टेम्पररी टीथ की बात करी, डेसिडुअस टीथ की बात करी, एक उसके लिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एडल्ट का टीथ वाला समझाऊंगी पूरे अच्छे से। अगर वो अच्छे समझ में आ गया तो टेम्पररी वाले पे तो कोई बात है ही नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अब हटा रही हूँ, अभी इसका कोई काम का नहीं है, ये अब कोई काम कर नहीं रहा, इसलिए मैं अब ये वाला भी हटा रही हूँ। मैं बस सिर्फ ये 4 नाम लिख रही हूँ, ठीक है बच्चा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो अब अपन देखेंगे ह्यूमन, यहाँ लिख लेती हूँ ना, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना, ये देखते हैं अपन तो, ठीक है। और ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला कौन सा देखेंगे अपन, कौन सा देखेंगे? एडल्ट का। एडल्ट कब होते हैं बच्चों? जब अपने परमानेंट टीथ आते हैं, एडल्ट टीथ फॉर्मूला, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले मैं आपको एडल्ट का बता रही हूँ, देन उसके बाद आपको मैं बच्चों वाला भी बताऊंगी। अभी बताऊंगी, पहले एडल्ट का समझ लेते हैं, पहले अच्छे से एडल्ट का समझ लो, उसके बाद अरे ये बस समझ लो, उसके बाद समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला लिख देती हूँ। और ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला कौन सा लिख रही हूँ मैं? एडल्ट वाला। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कौन सा लिख रही हूँ? एडल्ट का, ध्यान रखना। तो एडल्ट का ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब आधा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैडम ये क्या आ गया। अरे बच्चा कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना अपन देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। देखो ठीक है, अब ये क्या है? ये आपके जोज हैं, ये अपर जो, ये लोअर जो। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है।
देखो ये वाला ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका है अपर जो, ठीक है बच्चा, और ये आपका है लोअर जो, ठीक है। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अब मैं तीत तो बनाने से रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसको सिर्फ 2 पार्ट में ऐसे में डिवाइड कर रही हूँ। मैं तीत नहीं बना रही है ना, ड्राइंग नहीं आती मेरे को, अच्छी से ड्राइंग नहीं आती है थोड़ा सा, बट आप समझ जाओ ना। अरे भाई बन जा भाई बन जा। थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ी हो जाती है, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। ठीक है आप समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये आपको समझ में आया। अच्छा बच्चा, अब यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है। अब वो लाइन क्यों खींची मैंने, ये लाइन क्यों खींची मैंने, जानबूझ के खींची ताकि आपको समझ में आए। बच्चा देखो, अब आ जाओ इस फॉर्मूले में वापस। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला किसका, एडल्ट का बात कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि एडल्ट में टोटल टीथ नंबर कितने आते हैं, 32। ये तो सबका पता होगा, बोलते हैं बस 32 के 32 दांत तोड़ देंगे, है ना। ईजी नहीं होता बट फिर भी तोड़ देते हैं बच्चे। तो आपको पता ना कि एडल्ट में टोटल टीथ यानी कितने, ये क्या है, टोटल टीथ कितने होते हैं। सिर्फ एडल्ट की बोल रही हूँ मैं, बच्चों की कोई बात ही नहीं कर रही मैं। कितने होते हैं टोटल, 32, ठीक है। अब ये 32 आया कैसे, 32 नंबर आया कैसे। अब एक काम करते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं। ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन को कंपेयर करो ये वाली लाइन, ठीक है। ऊपर वाले को कंपेयर करना है अपर जो से, और नीचे वाले को कंपेयर करना है लोअर जो से। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आया, अब थोड़ा यहाँ पर भी आओ। मैंने आपको बोला कि आपके जो टीथ है आपको हमेशा लाइन वाइज ही ध्यान रखना है। तो एक काम करते, देखो सबसे पहला है इंसीजर। अब यहाँ पर आ जाओ इधर। अब एक काम करते, ऊपर जो का अच्छे से पढ़ लेते, आप उसको उल्टा कर देना, लोअर जो का भी सेम का सेम वगैरह वही होगा, ठीक है। तो ऊपर जो में यानी आपके टीथ में ये जो 2 है ना, 2 नंबर, ये किसके लिए है, इंसीजर के लिए, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। देन उसके बाद उसके पीछे कौन आएगा, कैनायन। और कैनायन कितने आते हैं एक बार में, 1, तो ये है कैनायन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद कौन आएगा, प्रीमोलर। मैंने बोला कैनायन के पीछे प्रीमोलर, तो यह कैनायन के बाद में कौन आएगा, प्रीमोलर, ये रहा पीएम, ठीक है। और देन लास्ट में, सबसे लास्ट में जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं अपने पर, मोलर होते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि फॉर्मूला आया कैसे। आपको ये मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ऊपर वाला देखो, बस कुछ मत करो, बस ऊपर वाला देखो। 2 कौन से होते हैं, इंसीजर, पहली बार में जो आए। 1 कौन से होते हैं, कैनायन। फिर देन इसके बाद प्रीमोलर कितने, 2, और देन कितने होते हैं, 3 आपके मोलर, ठीक है। अब उसको अब यहाँ से यहाँ है, अब यहाँ से वहाँ चलते हैं। चलो, ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। मुझे टोटल कितने लाना है, 32 दांत लाना है। अगर और जोड़ो तो 32 तो ही नहीं, अरे 32 करेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे, देखो बच्चा, इस 4 में डिवाइड करा ना मैंने, तो बच्चा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस पूरे का 1/4 का है। तो देखो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इधर आएंगे 2 इंसीजर, ये रहे 2 इंसीजर। देन इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे अपने पास कैनायन, ये देखो कैनायन, ये रहा आगे कैनायन। देन आएंगे प्रीमोलर, कितने हैं प्रीमोलर, 2, ये देखो प्रीमोलर। और देन आपके आएंगे मोलर, जो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये देखो 3। तो देखो ये हो गया अपने इंसीजर, ये हो गया कैनायन, ठीक है, ये हो गया अपने प्रीमोलर, और ये होगा अपना मोलर। तो बच्चे समझ में आया आपको। तो ये है आपका एक्चुअली में डेंटल फॉर्मूला कि कैसे बनाया। यानी आपके पूरे जबड़े को अगर देखो तो गोल है ना, तो इस सर्कल का भी एक 1/4 का फॉर्मूला है ये। अब बच्चा ये एक का ये है, ठीक है, तो दूसरे का भी ऐसा का ऐसा सेम होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो, एक काम करो, मुझे क्या लाना है, एंड में 32 लाना है। तो 32 तो आ ही नहीं रहा है, एक काम करो इसको जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो टोटल ऊपर 8, लेकिन ये तो 1/4 है। अब इन दोनों को क्या करो, 2 से इंटू कर दो, या इस पूरे को 4 से इंटू करो, बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पर आप इसको इंटू करो 2 से, फिर इसको भी करो इंटू 2 से। तो बताओ यहाँ पर कितने थे, 8, तो यहाँ पर भी 8 होंगे, यानी इंटू कर दिया बाय, कितने आएंगे, 16। यानी अपर जो में टोटल कितने आएंगे, 16। लोअर जो में भी सेम ऐसा करो तो कितने आएंगे, टोटल 16। और टोटल टीथ कितने आएंगे, 32। तो लो आ गया अपने पास 32 यहाँ पर। तो क्लियर हुआ बच्चे, आपको समझ में आया। तो ये है आपका ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। तो बच्चा आपको ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, अपना
जबड़ा बना दो, कुछ नहीं करना, जबड़ा बनाओ और उसमें फिर अपना ह्यूमन डेंटल लिख दिया अपन ने, लिख दिया। बच्चा लाइन क्या दर्शाती है? लाइन ये दर्शाती है बच्चा, ये लाइन ऊपर वाले के लिए है, ये लाइन नीचे वाले के लिए। आप एक का समझ जाओ, नीचे का उल्टा ऐसा कर दो। और ये नंबर आपको उल्टा सीधा नहीं करना है। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, नंबर आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, क्योंकि बच्चा आप अगर आपके टीथ को कंपेयर करोगे तो बच्चा इंसिजर के बाद ही कैनाइन आता है। तो देखो इंसिजर के बाद ही कैनाइन आया है, तो 2 के बाद 1 ही आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, देन कैनाइन के बाद प्रीमोलर, फिर देन 2, फिर 3 आपके मोलर वाला आएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? तो ये तो था आपकी किसका, ह्यूमन डेंटल, और वो भी किसके साथ, एडल्ट का। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, बच्चों का भी लिख देती हूँ। अब यहाँ पर जो मैं लिखूँगी सेकंड, वो किसका लिखूँगी अपन, चाइल्ड का, यानी बेबी जो टीथ होते हैं, यानी आप इसको मिल्क टीथ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्क टीथ या बेबी टीथ टोटल कितने होते हैं। यानी बच्चों के अंदर जो मिल्क टीथ आते हैं ना, यानी अपन सब में जो आते थे मिल्क टीथ कितने होते हैं, उनकी संख्या होती है 20। यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20, और एडल्ट के टीथ कितने होते हैं, 32। यहाँ से आता है क्वेश्चन, बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता, बट बच्चा आप ध्यान रखना कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 टीथ आते हैं। देन आपके कितने और बढ़ जाते हैं, 12 और बढ़ जाते हैं, तो 12 नए टीथ और आते हैं, देन आपके 32 हो जाते हैं। 20 तो पुराने ही थे। अच्छा पहले बता दे, फिर अपन बात करते हैं। तो ये 20 हो गए। अब कैसे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले तो इसका लिखते हैं मिल्क डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। चलो लिखते हैं 2, इसको दूसरे पास है, 2102 अपॉन 2102। ये है बच्चों के या फिर मिल्क के टीथ का फॉर्मूला। तो बच्चा वही सीख लगनी है आपको। ये इंसीजर एक बार में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, देखो सेम है बिल्कुल। कैनाइन भी एक बार में कितने आएंगे आपके, 1 ही आएगा। प्रीमोलर नहीं आता। ये आता है क्वेश्चन कि मिल्क टीथ में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, तो कौन सा टीथ होता है, प्रीमोलर। देख लो 0 का क्या मतलब है, 0 मतलब आए ही नहीं। 0 का क्या मतलब है, 0 मतलब मिल्क, बच्चों के अंदर मिल्क टीथ में प्रीमोलर आते ही नहीं। प्रीमोलर नए हमेशा एडल्ट वाले परमानेंट टीथ में आते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक मैं आपको ये लास्ट बता देती, फिर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। और देन लास्ट में मोलर कितने आते हैं, एक बार में 2 आते हैं। पोलर वहाँ कितने आ रहे थे, एक बार में 3 आ रहे थे, लेकिन यहाँ कितने आ रहे थे, एक बार में 2 आ रहे थे। अब इसको आप एक काम करो, ऊपर भी 2 से इंटू, नीचे भी 2 से इंटू, 2 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 2 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10, यानी टोटल ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 10, और टोटल को जोड़ो तो कितना आएगा 20। खैर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब अपन थोड़ी बहुत, ये आ गया आपको, क्लियर हो गया आपको। तो बच्चा यहाँ से आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ मैं, देखो कैसे बनते हैं। सबसे पहला है ना, चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट की टीथ की। एडल्ट के जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल टीथ कितने होते हैं, 32। ठीक है, क्लियर हो गया। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2123/2123। ठीक है, दूसरा आ जाओ, मिल्क के जो टीथ होते हैं, मिल्क के जो टीथ होते हैं टोटल कितने होते हैं, बच्चों के अंदर मिल्क टीथ कितने आते हैं, डेसिडू कितने होते हैं, 20 होते हैं। और टोटल और कैसे क्या फॉर्मूला होता है, 2102/2102। क्लियर हुआ। अब बच्चे को कंपेयर करो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन अपने आप ही बना सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। देखो कैसे, पहला अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो इसमें ऐसे कौन से टीथ है जो कांस्टेंट है, बदले ही नहीं, इंसीजर और कैनार, इंसीजर और कैनार। यानी जितने इंसीजर कैनार पहले मिल्क में आए होंगे उतने ही बाद में किस में भी आएंगे, आपके एडल्ट में भी आएंगे, यानी आपके परमानेंट टीथ में आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी, इनमें से ऐसा कौन सा टीथ है जो आया ही नहीं, यानी पहले आया ही नहीं और बाद में आया नया, यानी बाद के लिए नया है और बाद के लिए पुराना नहीं है वो, तो वो है प्रीमोलर। देख लो, प्रीमोलर मिल्क टीथ में आते ही नहीं है बच्चों। ये आता है क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों डेंटल फॉर्मूला में ये क्वेश्चन। तो बच्चा ध्यान रखना, प्रीमोलर जो होते हैं वो आते ही नहीं है। ठीक है बच्चा। देन आपके हैं मोलर। मोलर भी आया, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है मोलर, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर मोलर कितना है, सिर्फ 2 ही आए, और वहाँ मोलर कितना आएंगे, 3 आएंगे। तो बात समझ में आई आपको। ये है क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चा, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बच्चा ये है आपको, यह आपका है अपना ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला टीथ का। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। पहले मैंने आपको सिर्फ एक क्लासिफिकेशन बता दिया, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता। हेटेरोटोन मैंने आपको समझा दिया, कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 बात कर लेते हैं, फटाफट इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, इंसीजर जो होते हैं ना बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ आपको, है ना। लास्ट टॉपिक है, स्ट्रक्चर अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चा।
देखो बच्चा, इंसीजर जो होते हैं हेट्रोडोन में सबसे पहला है इंसीजर। ये बात करें, इंसीजर जो होते हैं बच्चा वो बहुत ही अच्छे अच्छे से तीत होते हैं, सबके तो नहीं बोल सकते बट मोस्टली पर्सन के देखना आगे के जो तीत होते हैं ना, दो वाले जो दांत होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो, है ना। किसी के टेढ़े पाके भी होते आते हैं, वो उनके खुद के लक्षणों की वजह से होते हैं, बट मोस्टली तो सही होते हैं। देखो बच्चा, जो इंसीजर होते हैं बच्चा, है ना, इंसीजर जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ से इन चारों के जो तीत होते हैं, ये जो चारों तीत होते हैं ना अपने, इनके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो इंसीजर जो तीत होते हैं अपने, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है बच्चा। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका कुछ शेप ऐसा नहीं है। अगर आप अपने दांतों को अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसे तरीके के दांत दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे आपको दांत, एक बार देखना, ठीक है। आगे के जो दांत होते हैं वो कुछ ऐसे, तो ये वाले होते हैं इंसीजर। बच्चा आपको कहीं ऐसे दांत कहीं और नहीं दिखते। चलो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इनका काम होता है खाने को कुतरना, है ना, खाने को कुतरने का काम करते हैं। कुतरने का मतलब छोटे छोटे पीसेस में करने का। अब देखो कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप रैबिट को या चूहों को अगर ध्यान से देखो, वो भी मैमल्स में आते हैं। मैमल्स में आते हैं कौन, एक तो रैट यानी चूहे और रैबिट यानी खरगोश। उन दोनों में इंसीजर वाले तीत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये आता है क्वेश्चन बच्चों, मैमल्स में तीत से भी क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे, एक दूसरे कंपेयर करके। तो देखो कैसे, अपने अंदर इंसीजर नॉर्मल होते हैं, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, क्योंकि अपन ज़्यादातर खाने को अंदर लेके ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं, बाहर से ही नहीं करते। तो ये जो इंसीजर जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं अपने, ये इंसीजर खाने को कुतरने का काम करते हैं। कुतरना जानते हो ना, छोटे कुतरते हैं ना, कैसे चूहे जैसे कुतरते रहते हैं ना खाने को, वैसा, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर प्रीमोलर मोलर इतना डेवलप नहीं होते, इसलिए उनका यही काम इतने ज़्यादा डेवलप होते, इसलिए उनके ये वाले तीत ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और ज़्यादा मोटे होते हैं, ताकि ये ईजिली टूटे नहीं। लेकिन अपने अंदर नॉर्मल होते हैं, क्यों, क्योंकि अपने अंदर बाकी जो तीत है ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो बच्चा अगर आपसे पूछे इंसीजर काम क्या करता है, ये खाने को कुतरने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, ये डेवलप किस में होता है, ज़्यादा डेवलप किस में होता है बच्चे, ये डेवलप किस में होता है, रैट एंड रैबिट्स हैज़ हाईएस्ट डेवलप्ड, ठीक है। ये आपको समझ में, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया आपको। चलो दूसरा है आपका कैनाइन। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कैनाइन से। क्यों बच्चा, कैनाइन का ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है कैनाइन का, बिल्कुल ऐसा शेप होता है। आपने देखा होगा आपके तीत ऐसे होते हैं ना, तीत होते हैं ऐसे लगते हैं। अब बच्चा ऐसे तीत अगर आपको ऐसे दिख रहा हो तो ये तीत कैसे काम आते होंगे, तो मैं आपको बता दूँ, किसी चीज़ को चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ये टोरिंग करने का, टीयर करने का काम करते हैं। जिसको मैं आपको बताती हूँ, जो कार्निवरस होते हैं, कार्निवरस मैमल्स होते हैं ना, उनमें ये तीत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। C4 कैनाइन, C4 कार्निवरस, ऐसे याद रखो। मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवरस एनिमल, ठीक है बच्चा। क्यों, क्योंकि बच्चा वो पका के नहीं खाने खाते हैं, वो चीरने फाड़ने का, नहीं वो मीट को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसलिए इनकी जो तीत होते हैं वो एक तरह से धस के उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसलिए जो तीत होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अपने में अपन खाने को पका के खाते हैं तो अपन को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले जब आदिवासी थे ना, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इवोल्यूशन हो ही रहा था, तो उस समय क्या होता था पता बच्चे, उस समय कच्चा मीट खाते थे, तो अपने अंदर भी पहले ये तीत बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है, ताकि अपन क्या कच्चे मीट को जैसे, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपन खाने को पकाने लग गए तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। और आज ऐसा हो गया कि अपने अंदर ये तीत बहुत ही कम डेवलप्ड है, इसलिए ये तीत बहुत छोटे होते हैं। देखना कभी नोटिस, इनके मोबाइल थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, है ना। तो आपको बताना चाहिए किस में मदद करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, टोरिंग में मदद करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रीमोलर एंड मोलर की। बच्चा ये दोनों का जो सरफेस एरिया होता है, इन दोनों को ज़्यादा होता है। अब जब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा वो खाने को पकड़ने के साथ साथ उसको अच्छे से पीसने का भी काम करेगा। तो बच्चा प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करना, खाने को और भी ज़्यादा स्मॉल पीसेस में तोड़ने का काम करता है। इसलिए हम जब खाना खाते हैं तो एक्चुअली में प्रीमोलर और मोलर ही काम करते हैं अपने, देखा जाए तो। कभी नोटिस करके देखना, प्रीमोलर जो कि खाने को चबाते रहते हैं, तो इसलिए अपने अंदर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रीमोलर और मोलर किस में ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो बता दो हर्बीवोरस एनिमल्स में जो प्रीमोलर मोलर होते हैं। क्योंकि बच्चा आपने कब नोटिस करो, गाय बैठी है और वो मुंह चलाती रहती है अपना, ना मुंह जबड़ा चलाती रहती है ना, तो जबड़े में क्या करती है, वो खाने को क्या करती रहती है, ग्राइंड करती रहती है। अब ग्राइंडिंग करेगी तो इसका मतलब उसके अंदर जो तीत होंगे वो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, तो वो खाने को अच्छे से तोड़ पाएंगे। तो उनमें प्रीमोलर मोलर यानी हर्बीवोरस में प्रीमोलर मोलर ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। और अपने अंदर नॉर्मल होता है। तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड प्रीमोलर एंड मोलर,
ये दोनों क्या करते हैं बच्चा, ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। और ग्राइंडिंग आपको मैंने बता ही दिया, ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने का काम। तो बच्चा ये था आपके आज तीत का अपन स्ट्रक्चर पढ़ा, बकल कैविटी में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अपन तीत का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अपन तीत का स्ट्रक्चर ही मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद अपन टंग पढ़ेंगे, देन उसके बाद अपन सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक अपन करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन ने आज ये पढ़ा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार अपने एनसीईआरटी से देखिएगा बच्चा, और एक बार और इसको रिवाइज करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू।